मोदी जी, याद है जब सन 2014 में मणिशंकर अय्यर ने आपके लिए नीच शब्द का प्रयोग किया था, तो मेरे समेत अनगिनत हिंदू तिलमिला उठे थे। इसी प्रकार जब कहा गया कि आप ऐसे बिच्छू हैं जो जाकर शिवलिंग के ऊपर विराजमान हो गया है, जिससे कोई हिंदू चप्पल मारकर बिच्छू को भगा भी नहीं सकता, तब भी मेरे समेत वे सब हिंदू जो आपको देश और धर्म का सबसे बड़ा हितैषी समझने की भूल कर बैठे थे, आपके बचाव में खड़े हो गए। लेकिन आज नीच शब्द भी आपके लिए कम लग रहा है। आप वाकई ही शिवलिंग पर बैठे बिच्छू की माफिक ही अपना बचाव कर पा रहे हो। सन 2014 से ही आपने बीजेपी आईटी सेल द्वारा संगठित सड़क छाप ट्रोल आर्मी मुझ पर केवल इसलिए अनलीश कर दी क्योंकि मैंने समय समय पर आपकी धर्म और देश विरोधी पॉलिसीज पर विरोध व्यक्त किया था। इनमें कोई निजी द्वेष का रत्ती भर भी अंश नहीं था। तब से अब तक आपके आईटी सेल के सड़क छाप बिकाऊ पेट्रोल्स की गंदी गालियां और अपमानजनक शब्द सुन सुनकर दिल और दिमाग आपके प्रति घृणा से भरता चला गया। लेकिन अब तो आप पर तरस भी आने लग गया है। मालूम क्यों? प्रधानमंत्री होने के नाते कई सारी खुफिया एजेंसीज और पुलिस का पूरा तंत्र आपके अधीन है। आपको इस सारे तंत्र के बावजूद इन 12 वर्षों में मेरे खिलाफ कोई शर्मनाक या विषैली हरकत का प्रूफ नहीं मिला। माई लाइफ हैज बीन एन ओपन बुक। ना कोई करप्शन का केस, ना कोई सेक्स स्कैंडल, ना ही कोई धांधलेबाजी और ना ही देश या धर्म विरोधी कोई काम। आपके प्रधानमंत्री बनने से पहले मेरे विरोधियों ने भी मेरी इंटेग्रिटी पर कभी कोई सवालिया निशान नहीं लगाया था। लेकिन आपके प्रधानमंत्री बनते ही एकाएक मेरे पे गालियां और वल्गर आरोपों की बौछार होने लगी। आपने पेड ट्रोल्स के द्वारा मुझ पर 2 मुख्य आरोप लगवाए हैं। नंबर 1, मधु किश्वर राज्यसभा की सीट, शिक्षा मंत्रालय या कोई और सरकारी पद चाहती थी। मोदी ने पद नहीं दिया, इसलिए फ्रस्ट्रेट होकर पीएम की खिलाफत में बोलने लगी। नंबर 2, मधु किश्वर आतंकवादी यासीन मलिक के साथ नाजायज रिश्ते रखती थी। इस वीडियो में मैं केवल सरकारी पद की चाहत के इल्जाम पर चर्चा करूंगी और अगली वीडियो यासीन मलिक को लेकर बना रही हूँ। मैं अनगिनत बार ये खुला ऐलान कर चुकी हूँ कि यदि कोई ये सिद्ध कर दे कि मैंने आपसे या किसी और पार्टी से अपने लिए कोई भी पद मांगा है, तो मैं 1 करोड़ रुपया उसको इनाम में दूंगी। एक भी व्यक्ति कोई प्रमाण लेकर नहीं आया। आप ही को चुनौती देती हूँ, क्या आप में इतनी हिम्मत है कि आप पब्लिकली मेरा सामना करके कह सकें मैंने आपसे राज्यसभा या किसी और पद की कभी भी गुजारिश की थी? नोट कीजिए प्रधानमंत्री जी कि आपकी पार्टी के किसी भी मिनिस्टर या वरिष्ठ नेता ने आज तक यह आरोप नहीं लगाया कि मैं उनसे अपने लिए किसी भी पद की सिफारिश लेकर गई थी। ना ही कोई पत्रकार या आरएसएस लीडर या भाजपा नेता यह कह सकता है कि मैं बीजेपी कार्यालय में कभी किसी नेता के दरवाजे पर दिखी। अब तो आपके पीएमओ में नियुक्त रहे इंटेलिजेंस ऑफिसर ने भी ट्वीट के माध्यम से ये कह दिया कि अपने 12 वर्ष के कार्यकाल में उन्होंने भी मुझे कभी पीएम ऑफिस में नहीं देखा। आइए दर्शकों को दिखाते हैं कि इस सब के बावजूद 2014 से ही राज्यसभा की सीट को लेकर आपने कैसे भद्दे आरोप मुझ पर लगवाए। मौलाना मोदी जी, यदि मुझे आपसे कुछ चाहिए होता तो क्या मैं आपके आसपास मंडराने की कोशिश नहीं करती? उल्टा मैं तो आपको इतना अवॉइड करती रही कि यदि किसी फंक्शन में आपके आने की संभावना होती तो मैं वहां जाती ही नहीं थी। उदाहरणतः पूछ लीजिए अपने फेवरेट ब्यूरोक्रेट भरत लाल से ही।
6 नवंबर 2022 के दिन उनके बेटे की शादी का रिसेप्शन था, जिसके लिए उन्होंने इनविटेशन भी भेजा और फोन पर भी आने को कहा। उस रिसेप्शन में मैं केवल इसलिए नहीं गई क्योंकि आपका और आपके बहुत से मंत्रियों का वहां आना निश्चित था। ये देखिए उनके निमंत्रण के जवाब में व्हाट्सएप पर मैंने क्या लिखा था। एक और उदाहरण देती हूँ। आपके चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर अनंत नागेश्वरन जी मानुषी के पुराने मित्र और सहायक रहे हैं। उन दिनों वे सिंगापुर में रहते थे। मानुषी के प्रति उनका कैसा स्नेह और सम्मान का नाता था, यह इस बात से जाहिर होता है कि जनवरी 2012 में अपनी 20वीं वेडिंग एनिवर्सरी के सेलिब्रेशन के लिए उन्होंने मुझे अपने खर्चे पर सिंगापुर आने का न्योता यह कहकर दिया कि वे अपनी शादी की सालगिरह की पार्टी के माध्यम से मानुषी ट्रस्ट के लिए फंड रेजिंग करना चाहते हैं। अनंत और उनकी पत्नी राम्या अपने सभी इनवाइटेड मित्रों को ये संदेश दे चुके थे कि उनके लिए गिफ्ट लाने के बजाय वे उस राशि को मानुषी ट्रस्ट को डोनेशन के रूप में दे दें, और ऐसा उनके मित्रों ने किया भी। उनकी वेडिंग एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में भारत से मेरे अलावा क्लासिकल म्यूजिशियन बॉम्बे जयश्री जी को भी आमंत्रित किया गया था। उस दिन जयश्री जी ने गजब की म्यूजिकल परफॉर्मेंस दी थी। उनके गायन से पहले अनंता और राम्या ने मुझे लगभग 1 घंटे की पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के लिए समय दिया था, जिसमें मुझे उनके मित्रों को मानुषी संस्था के इम्पैक्टफुल कार्यों की झलक दिखाने को कहा गया था, और उसके बाद उनके मित्रों के साथ अच्छा खासा Q&A सेशन के लिए भी समय रखा गया था। उस ट्रिप के दौरान अनंता जी ने मेरे लिए 2 और लेक्चर्स भी सिंगापुर में अरेंज किए हुए थे। मैं 3-4 दिन उन्हीं के निवास स्थान पर रुकी और उनकी स्नेह भरी हॉस्पिटैलिटी का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। सिंगापुर से लौटने के पश्चात उन्होंने एक वॉलंटियर की हैसियत से मेरे लेखों इत्यादि की कॉपी एडिटिंग में भी सहायता की। इसलिए फ़ोन और ईमेल द्वारा हमारा संपर्क वर्षों तक बना रहा। मसलन 8 मार्च 2014 को उन्होंने अपने मित्र और अपनी ओर से 40,000 रुपये डोनेशन के रूप में मानुषी को भेजे। अगस्त 2017 में आनंद जी के आग्रह पर उनके करीबी मित्र श्री JK झावर जी ने मानुषी को 1,01,000 रुपये डोनेशन के रूप में भेजे। अनंत और उनकी पत्नी राम्या के साथ मेरी बहुत मधुर यादें जुड़ी हुई हैं। इसके बावजूद जनवरी 2022 में जब से वह आपके चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र बनकर दिल्ली आए, तो मैंने ना ही कभी उन्हें मिलने का प्रयास किया और ना ही उन्हें ईमेल या फ़ोन द्वारा संपर्क किया, केवल इसलिए कि मैं सत्ता के गलियारों से दूरी बनाए रख सकूं और किसी को यह गलतफहमी न हो कि मैं उनसे कोई फेवर्स चाहती हूँ। मोर इम्पोर्टेंटली, मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से नागेश्वरन जी आपकी कोप दृष्टि का शिकार हों। ये तो सब जानते ही हैं कि आप अपने मंत्रियों, बीजेपी के पदाधिकारियों और टॉप ऑफिसर्स इत्यादि पर कड़क खुफियागिरी करवाते हैं। ऐसे अनेकों और भी उदाहरण मैं दे सकती हूँ जो ये सिद्ध करते हैं कि मैंने उन सब व्यक्तियों से दूरी बना ली जो आपके करीबी रहे। डॉक्टर हर्षवर्धन के बेटे की शादी के सिलसिले में मैंने 2 फंक्शन ज़रूर अटेंड किए, क्योंकि उनका मैं बहुत सम्मान करती हूँ और उनसे मेरी पहचान काफ़ी पुरानी है। लेकिन उन दोनों फंक्शंस में ना तो मैंने आपके किसी मंत्री से गुफ्तगू की और ना ही आपका मनहूस साया खुद पर पड़ने दिया। जो महिला 2015 के बाद से आपसे दूरी बनाने का भरपूर प्रयास करती रही हो और जिसे पार्लियामेंट जैसी फरेबी संस्था में एक विजिटर की हैसियत से भी जाना नापसंद हो, और मैं गई भी नहीं कभी वहाँ विजिटर बन के, वह महिला आपसे राज्यसभा के पद की गुजारिश क्यों करेगी? झूठा आरोप भी लगवाना था मोदी जी, तो पॉक्सो वॉक्सो एक्ट के तहत कुछ ऊल जलूल इल्ज़ाम अपने किसी चाटुकार
क्रिमिनल हिस्ट्री शीटर से लगवा देते, जैसा आपने शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी का मनोबल कुचलने की मंशा से लगवाया है। लेकिन ना तो वह झुकने या टूटने वाले हैं और ना मैं ही। आपसे कुछ चाहिए होता तो आपके और आपके चहेतों के आसपास मैं एड़ियां घिसती किसी को तो नजर आ गई होती। जल्दी एक और वीडियो भी मैं पब्लिकली शेयर करूंगी कि आपके पीएम बनने के बाद 3-4 बार मैं जब आपसे मिली तो किन मुद्दों पर आपसे लिखित अनुरोध किया था। और ये पुराना वीडियो भी दोबारा पोस्ट कर रही हूँ, जिसमें मैंने खुलकर बताया था कि क्या क्या और कब कब आपसे मैंने कुछ मांगा, अपने लिए नहीं, अन्य लोगों को न्याय दिलवाने के लिए या फिर देश के हित के लिए। ये जग जाहिर है कि जिन जिन को राज्यसभा की सीट मिल भी जाती है, उन्हें जिंदगी भर उस पार्टी की गुलामगिरी करनी पड़ती है। पार्टी लाइन से हटकर 2 शब्द भी नहीं बोल सकते। देख लीजिए क्या हाल हो रहा है राघव चड्ढा जी का। हम बात कर रहे हैं राघव चड्ढा की। आम आदमी पार्टी ने उन्हें राज्यसभा में डिप्टी लीडर के पद से हटा दिया है और उनकी जगह अशोक मित्तल को जिम्मेदारी सौंप दी गई। मौलाना मोदी जी, गुलामगिरी के आधार पर किसी की दी हुई कुर्सी पर बैठने की मेरी कभी इच्छा नहीं रही। मैंने अपनी पब्लिक लाइफ की शुरुआत में ही ये प्रण कर लिया था कि मैं कभी किसी की दरबारी बनकर नहीं जीऊंगी। मैं केवल ऐसी कुर्सी पर बैठूंगी जो मेरी लियाकत अनुसार मुझे मिली है, किसी की मेहरबानी या सिफारिश की वजह से नहीं, भले ही वह कुर्सी फटीचर सी हो। कुर्सी नहीं तो चटाई पर बैठकर ही काम चला लूंगी, लेकिन ऐसी कुर्सी पर तो कभी नहीं बैठूंगी जहां से कोई मुझे उठाकर बाहर करने की ताकत रखता हो। मैंने स्मृति ईरानी जैसा जीवन जीने की कभी भी इच्छा नहीं रखी। हमारे शास्त्र कहते हैं कि कलयुग में यही धर्म निर्वाह करना काफी है कि आप दुष्ट लोगों से दूर रहें और सज्जनों की संगत ढूंढें। इसी वजह से आपके प्रधानमंत्री बनने के पश्चात जैसे जैसे मुझे आपके दुष्कर्मों की जानकारी मिलने लगी, मैंने वैसे वैसे आपसे दूरी बनानी शुरू कर दी। आपसे किसी इनाम की तो मैंने कभी इच्छा नहीं रखी, लेकिन सपने में भी सोचा नहीं था कि आपके बचाव में लिखी मेरी पुस्तक के रिलीज होने के तुरंत बाद से ही आप मुझे बदनाम और अपमानित करने के वास्ते अपने लाखों सोशल मीडिया वल्चर्स को डिप्लॉय कर देंगे। ऐसा गजब का इनाम मुझे क्यों मिला, इसके पीछे की कहानी मैं अलग से एक इंटरव्यू में विस्तार से बता चुकी हूँ। मोदी जी, लगभग 12 वर्ष से चल रहे इस अपमान का तो हिसाब अवश्य चुकता होगा। मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन हिंदू समाज के साथ किए आपके विश्वासघात का पूरा हिसाब इस देश की जनता चुकता करके रहेगी। मौलाना मोदी जी, नमस्ते।